डेथ गेम सीरीज 7th एपिसोड अपॉर्चुनिटी की शुरुआत में पार्क टेओ के लॉयर को इंटेरोगेशन रूम में दिखाया जाता है, जहां पर जी हियोंग यानी कि ईजे उसके पास आकर उससे कहता है कि वो जानता है कि वो पार्क टेओ के लिए काम करता था और उसने जंग यून्यू और जिसू को नहीं मारा था। तो लॉयर उससे कहता है कि अब उसकी बात कोई नहीं मानेगा। पर तभी जी हियोंग उसे पार्क टेओ की उसी कार का डैश कैम मेमोरी कार्ड दिखाता है जिस कार से पार्क टेओ ने जिसू को कुचल कर मारा था। उस दिन एक्सीडेंट के बाद पार्क टेओ के कहने पर उस वकील ने उस मेमोरी कार्ड को गटर में फेंक दिया था, पर जंग यून्यू उस वक्त जिंदा था और ये सब कुछ देख रहा था। प्रेजेंट में मेमोरी कार्ड देखकर वो वकील काफी खुश हो जाता है और जी हियोंग से वो कार्ड लेने की कोशिश करता है, पर तभी जी हियोंग उस कार्ड को अपने मुंह में डालकर तोड़ देता है। ये देखकर वो वकील काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो इस बारे में कंप्लेंट कर देगा। तब जी हियोंग उससे कहता है कि जब तेसंग ने तुमसे यही बात कही थी तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ोगे और जब तुम बाहर निकलोगे तो सभी लोग तुम्हें मर्डर कहेंगे। ऐसा कहकर वो रूम से बाहर आ जाता है। वो लॉयर उसे आवाज डालते हुए उसके पीछे पीछे आने लगता है, पर 2 प्रिजन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जब वो लॉयर उन्हें गालियां देने लगता है तो वो उसकी खूब पिटाई करते हैं। पार्क टेओ के पिता चेयरमैन पार्क सभी लोगों से माफी मांगते हैं और अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे देते हैं। वहीं पार्क टेओ एक्सीडेंट होने के बाद भी जिंदा बच गया था, पर उसकी दोनों टांगे एक्सीडेंट में चली गई थी और वो खुद भी वेजिटेटिव स्टेट में था, जिसकी वजह से वो हिल डुल नहीं सकता था। जी हियोंग यानी कि ईजे उससे हॉस्पिटल में मिलने आता है और उससे कहता है कि अब वो एक मक्खी को भी नहीं मार पाएगा। उसे अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह रहकर बितानी होगी जो उसके लिए किसी नरक से कम नहीं होगी। ऐसा कहकर वो वहां से मौसोलियम में आता है, जहां पर जीसू की कुछ तस्वीरें और उसके शरीर की राख रखी हुई थी। ईजे उससे कहता है कि उस दिन कार आते हुए देखकर तुमने जानबूझकर मुझे पीछे की तरफ खींच लिया था, जिसकी वजह से मैं जिंदा बच गया था। ये कहकर वो रोने लगता है और उस फाउंटेन पेन को वहीं पर रख देता है। वहां से जाते हुए वो अपने आप से कहता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए तब तक भागता रहा जब तक मेरी सांसें नहीं रुक गई, और एक बार फिर से मुझे अपनी मौत का इंतजार करना होगा। अब वो जी हियोंग की जिंदगी जी रहा था और क्रिमिनल्स को पकड़कर जेल में डाल रहा था। एक बार तो एक क्रिमिनल उसे जान से मारने वाला था, पर तभी वू जिहिन उसे बचा लेता है और वो खुद काफी जख्मी हो जाता है। हॉस्पिटल में उसकी पत्नी और बच्ची उससे मिलने आते हैं। वू जिहिन की पत्नी बहुत रो रही थी, इसलिए जी हियोंग उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़कर उस छोटी बच्ची सियोलगी को अपने साथ स्नैक्स दिलाने के लिए ले जाता है। सियोलगी उससे पूछती है कि क्या उसे भी अपनी जॉब करते वक्त बार बार चोट लगती है। फिर वो उसे बताती है कि जब भी उसके पापा ड्यूटी पर जाते हैं तो उसे उनकी बहुत चिंता होती है। फिर जी हियोंग सियोलगी से प्रॉमिस करता है कि वो कोशिश करेगा कि उसके पापा को ड्यूटी के वक्त चोट न लगे। तभी सियोलगी उसके हाथ पर लगी हुई चोट को देखकर उस चोट पर बैंडेड लगाती है। फिर उससे कहती है कि उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसे खुद भी कोई चोट न लगे। उसे थैंक यू कहने के बाद जी हियोंग उसे उसके मम्मी पापा के पास वापस ले जाता है। उन सबको एक साथ खुश देखकर ईजे मन में सोचता है कि अगर मेरी मौत नहीं हुई होती तो क्या मेरा भी एक ऐसा ही परिवार होता। जी हियोंग और वू जिन दोनों ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद एक दिन एक ड्रग डीलर का पीछा कर रहे थे, पर वो ड्रग डीलर वू जिहिन की टांग में और जी हियोंग की बाजू में गोली मारकर उन दोनों को जख्मी कर देता है। जी हियोंग को सुलगी की बातें याद आती है कि उसे अपने पापा को दर्द में देखना अच्छा नहीं लगता है। फिर जी हियोंग सुलगी के साथ किया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए उस ड्रग डीलर के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो ड्रग डीलर उसे और भी गोलियां मारता है। ये देखकर जी हियोंग यानी कि ईजे गुस्से में कहता है कि तुम लोग मुझे गोलियां मार के मारना कब बंद करोगे। ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ लेकर टेरेस से नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से ड्रग डीलर काफी जख्मी हो जाता है, पर जी हियोंग की मौत हो जाती है। जब फिर से ईजे की आंखें खुलती है तो डेथ उससे कहती है मैंने सोचा मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। तो ईजे उससे कहता है कि क्या तुम उदास हो कि मैंने अपने आप को जानबूझकर मरवा डाला, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो क्रिमिनल वू जिहिन को मार डालता, इसलिए मुझे उसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। डेथ हंसते हुए उससे पूछती है कि तुम ऐसा करने वाले होते कौन हो? तुम इस वक्त बहुत गर्व महसूस कर रहे हो, पर असलियत में तुमने किसकी जान गंवाई? ईजे को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर तभी डेथ उसे फिर से शूट कर देती है। जब ईजे फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक बेघर आदमी के शरीर में पाता है और सोचता है कि डेथ को मेरी अगली जिंदगी के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो उस वक्त हंस रही थी। पर मैं अब तक बहुत कुछ झेल चुका हूँ, इसलिए इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर जी हियोंग की मौत की न्यूज देखता है। उसके साथ खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा आदमी था, उस जैसे आदमी को एक लंबी जिंदगी जीनी चाहिए थी। ये सोचता है कि उसे भी जी हियोंग के फ्यूनरल पर जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पार्क टेओ भी जी हियोंग की मौत की न्यूज देखता है और खुश होकर हंसता है। जी हियोंग के फ्यूनरल में जाने पर ईजे वू जिहिन के परिवार को वहां पर देखता है। सियोलगी जी हियोंग को अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए थैंक यू कहती है। उसकी बातें सुनकर उसके पापा रोते हुए वहां से चले जाते हैं।
तभी यीजे जी हियोंग के सीनियर को बात करते हुए सुनता है, जो कहता है कि इससे अच्छा तो ये होता कि वो कायरों की तरह ही अपनी जिंदगी जीता रहता, कम से कम इतनी जल्दी उसकी मौत तो नहीं होती। ये सुनकर यीजे काफी उदास हो जाता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आकर उसे वहाँ से जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर जी हियोंग का सीनियर उसे रोककर कुछ खाना देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे रिपोर्टर्स की भीड़ जी हियोंग के फ्यूनरल में आती है। तब यीजे सोचता है कि भले ही मैंने जी हियोंग बनकर बहुत अच्छे काम किए हो और बहुत कुछ हासिल किया हो, पर अंत में उन सब चीजों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बाहर आते हुए उसे सीढ़ियों पर वू जिहिन रोता हुआ दिखता है। वू जिहिन उस दिन कहे हुए अपने शब्दों को याद करता है, जब उसने जी हियोंग से कहा था कि वो उसे अपने साथी के लिए अपना बलिदान देने के लिए नहीं कहता है, पर कम से कम उसे इस तरह से भागकर अपनी बेइज्जती तो नहीं करवानी चाहिए। ये याद करके वू जिहिन अपने आप से कहता है कि ये सारी मेरी गलती है। वो रोते हुए जी हियोंग से माफी मांगता है। यीजे उसे रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर उसे सांत्वना देने के लिए कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे अपने आप को दोष देना बंद कर देना चाहिए। जी हियोंग को तो खुशी ही होगी कि उस दिन वो उसकी जान बचा पाया। उसकी बातें सुनकर वू जिहिन गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ कहने वाले होते कौन हो। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो। तभी यीजे को डेथ की बात याद आती है, जब उसने उससे पूछा था कि तुम आखिरकार हो कौन। ये याद आते ही यीजे रोने लगता है। उसे अपनी अब तक की सभी जिंदगियों के चेहरे याद आते हैं। फिर वो जवाब देता है कि अब उसे भी नहीं पता कि वो कौन है। वो जिहिन को उसकी बातें समझ नहीं आती है, इसलिए वो शायद उसे पागल समझकर छोड़ देता है। यीजे रोता रहता है। तभी उसे जीसू की कही हुई बातें याद आती है। जीसू ने उससे कहा था कि जैसे हम हैं वैसे ही जब हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, सिर्फ तभी हम अपनी जिंदगी पूरी तरह से खुश होकर जी सकते हैं। आखिर में ऐसी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं होता जिसे हमने सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जिया हो। यीजे अपने आप से कहता है, अब मुझे समझ आया कि मैंने अलग अलग इंसान के शरीर में अलग अलग जिंदगियां जी, पर उनमें से कोई भी मेरी जिंदगी नहीं थी। तभी वो शाइनिंग ऑर्ब फिर से वहां पर आता है, पर इस बार यीजे कहता है कि अब बहुत हो चुका है, मुझे किसी और की यादें नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो वहां से भागने लगता है, पर वो भागते भागते सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर से यीजे अपनी आंखें खोलता है और डेथ से पूछता है कि तुम्हें मुझे किसी और की जिंदगी जीते हुए बहुत सी चीजें अकॉम्प्लिश करने के बाद गर्व करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई होगी ना। डेथ उससे कहती है कि तुम्हें इतनी सारी बेवकूफियां करते हुए देखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था। ये सुनकर यीजे गुस्से में टेबल पर अपनी मुट्ठी पटकता है। फिर यीजे डेथ से पूछता है कि क्या उसने वू जिहिन की जान बचाई है, क्या उस समय वू जिहिन की मौत होना लिखी हुई थी। तो डेथ उससे कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कहकर वो फिर से पिस्तौल उसके सिर पर तान देती है। यीजे उसके नजदीक जाता है और कहता है कि मुझे शूट करो, अब मुझे 2 बार मरना है और फिर इस गेम का अंत हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर डेथ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि अब से तुम्हारी मौत से जो दर्द तुम्हें मिलेगा वो इससे भी ज्यादा बदतर होगा, और अंत में जो दर्द तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी सबसे भयानक कल्पना से भी परे होगा। तो यीजे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ऐसा होगा तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। उसकी बातें सुनकर डेथ मुस्कुराती है और कहती है कि तुम बेवकूफ हो। ऐसा कहकर वो उसे फिर से शूट कर देती है। यीजे फिर से एक नए शरीर में अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि अब ये कौन है, पर फिर सोचता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे जल्दी से जल्दी ये सब कुछ खत्म करना है। ऐसा कहकर वो सूटकेस फेंक कर वहाँ से भागता है, पर तभी वो शाइनिंग ऑर्ब उस तक पहुँच जाता है। फिर यीजे कहता है ये इंसान वो जिंदगी जी रहा था जिस जिंदगी को जीने का मैं हमेशा से सपना देखता था। यह आदमी तेकांग कंपनी में जॉब करता था, इसके बीवी बच्चे थे और एक खुशहाल परिवार था। यह आदमी एक बहुत ही आम सी जिंदगी जी रहा था, पर सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। अपनी पूरी जवानी जिस कंपनी में उसने काम किया उन्होंने उसे वहाँ से निकाल दिया। उसकी पत्नी ने भी उसे तलाक दे दिया और उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया। उन सभी ने उससे कहा कि उन्हें अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस सब से वो आदमी इतने बुरे तरीके से टूट गया कि वो मौत की ख्वाहिश करने लगा। वो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा मैं मरने से पहले कर रहा था। अब एक बार फिर से मुझे चूज करना होगा। फिर से यीजे को उसी समय में दिखाया जाता है जब वो जीसू से फोन पर बात करने के बाद पहली बार तेकांग कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। उस समय यही आदमी पार्क तेओ की गाड़ी के आगे आने से पहले यीजे से टकराया था। वो आदमी यीजे की तरफ देखता है जो उसकी मदद करने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करके वहाँ पर बुला रहा था। फिर वो पार्क तेओ को भी वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है। तभी डेथ भी पार्क तेओ के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो आदमी दर्द में था इसलिए वो डेथ से मदद मांगता है, पर पार्क तेओ समझता है कि वो आदमी उसे अपना भगवान समझकर उससे मदद मांग रहा है। और यही बात पार्क तेओ ने पेंटर ग्योचोल को भी बताई थी कि उसने पहली बार गलती से एक आदमी को जान से मार डाला था, पर मरने से पहले वो इंसान उसकी तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे कि वो अपने भगवान को देख रहा हो।
उस दिन उसकी आंखें मुझसे बार बार मदद की भीख मांग रही थी और जो फीलिंग मुझे उस वक्त महसूस हुई थी उसी को फिर से महसूस करने के लिए उसने जानबूझकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। मरने से पहले वो आदमी यीजे की तरफ फिर से देखता है और उसका हाथ पकड़कर अपने नजदीक बुलाकर उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी मौत हो जाती है और ये सब देखकर यीजे काफी ज्यादा डर जाता है। डेथ भी वहाँ खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। इस बार फिर से यीजे की उस आदमी के शरीर में मौत हो जाती है, इसलिए वो फिर से अपनी आंखें खोलता है और डेथ को अपने सामने पाता है। डेथ उससे कहती है तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहते थे कि तुम अतीत में जाकर उस आदमी को अपने सामने मरने से रोक पाओ। ये जो उससे पूछता है कि तुम ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो, तो डेथ उसे बताती है मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को उनके पापों की सजा दी है और वो सभी लोग अतीत में जाकर कुछ न कुछ बदलना चाहते थे। अगर इंसानों को अपॉर्चुनिटी दी भी जाए तो भी वो उस मौके को पहचाने बिना ही गवा देते हैं। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम इस गेम को मेरे बनाए हुए नियमों के अनुसार खेलकर मुझे हरा कर दिखाओगे। अब हमारे पास सिर्फ एक गोली बची हुई है। पर यीजे फिर से कहता है मौत तो मेरे दर्द को खत्म करने का एक जरिया है। ये सुनकर डेथ उसके माथे पर फिर से बंदूक तान देती है। यीजे उसके नजदीक आकर कहता है कि अगर आखिर में मुझे नरक में ही जाना है तो हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे किसके शरीर में डालती हो, मैं उस जिंदगी को जल्दी से खत्म कर दूंगा। डेथ कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। पर यीजे कहता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। उसकी बात सुनकर डेथ उसे फिर से शूट कर देती है और मुस्कुराती है। इस बार आंखें खोलने पर यीजे अपने आप को अपने घर में पाता है। आईने के सामने जाने पर वो देखता है कि इस वक्त वो अपनी माँ के शरीर में है। इसी के साथ 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।